एक बहुत ही ज़बरदस्त पीएलआर की घटना जिसमें क्लाइंट को उनके सारे सवालों का जवाब मिल गया। उन्हें जवाब मिल गया कि इस जीवन में पति के साथ रिलेशनशिप इतने बुरे क्यों हैं, क्यों पति का घर छोड़ के उन्हें अलग होना पड़ा, सास के साथ रिश्ता इतना खराब क्यों रहा, इतना खराब कि सास की मृत्यु हो चुकी है लेकिन आज भी उनका घोला हुआ जहर इनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। इन्हें स्किन के प्रॉब्लम क्यों हुए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी एक दोस्त जिन्होंने इन्हें भड़का करके इनके परिवार से अलग करवाया था, और वो तब तक इनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई जब तक ये अपने परिवार से अलग नहीं हुई, या यूँ कह लीजिए कि जब तक इन्हें पति ने अलग नहीं कर दिया। और जब ये परिवार से अलग हो गई, इनके पति ने इनको अलग कर दिया, उसके बाद भी वो दोस्त इनकी लाइफ से गायब हो गई। उसने बिल्कुल इनसे मतलब रखना बंद कर दिया। यूँ कहें कि इन्हें इनके पति से सेपरेट करवाने के बाद वो बिल्कुल उन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ लिया। कौन थी वो दोस्त और क्यों उसने इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया? वो अक्सर इनको भड़काया करती थी कि तुम सक्षम हो, तुम इतना कमाती हो, तुम क्यों परिवार की बातें सुनती हो। इस तरह की बातें करके इनके जीवन में आग लगाती थी। कौन थी वो फ्रेंड और क्या था पूर्व जीवन में उनका इनसे रिश्ता कि वो इस तरीके से उन्होंने इनकी जिंदगी को बर्बाद की। अब चलते हैं इन महिला के कहानी की ओर। ये महिला और इनके पति शादी के पहले 12 साल के लव अफेयर में थे, रिलेशनशिप में थे। 12 साल फ्रेंड्स, 12 साल का रिश्ता था इनका। उसके बाद इन्होंने शादी की और एक अच्छी लाइफ का सपना देख करके अपना सेटल्ड हुए। समय अच्छे से कट रहा था, दोनों की एक प्यारी सी बेटी हुई, जीवन आगे बढ़ने लगा। तभी आ गया कोरोना का समय। लेकिन कोरोना के थोड़े पहले की बात बताती हूँ, जब ये अपने पति और अपने सास के साथ अपने घर में, अपने ससुराल में रह रही थी। ये जॉब में थी। इनका इनकी सास के साथ रिलेशन वैसा कुछ बुरा नहीं था, क्योंकि ये भी जॉब में थी और इनकी सास भी जॉब में थी, और वो दोनों ही ऑफिस चले जाया करते थे। घर गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे करके इनके मन में सास के लिए थोड़ी सी निगेटिविटी आने लगी, क्योंकि इनकी 2 ननद भी थी और वो दोनों ननद का भी थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता था इनकी लाइफ में। और जो थोड़ी बहुत घरेलू चीज़ें हर जगह हुआ करती हैं, हर घर में हुआ करती हैं, ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो उनको मिल करके सॉल्व करते हैं। लेकिन इनकी एक फ्रेंड हुआ करती थी। फ्रेंड का इन्होंने पास्ट लाइफ में नाम पूजा देखा था, और एक्चुअली इन्होंने 2 लाइफ देखे थे। एक लाइफ में तो फ्रेंड का नाम इन्होंने नहीं बताया, लेकिन दूसरी लाइफ जो रिसेंट थी उसमें फ्रेंड का नाम पूजा करके कुछ बताया था। शॉर्ट में मैं पूजा ही बुलाऊंगी इनकी फ्रेंड को, इस लाइफ में भी मैं पूजा ही बुलाऊंगी। इनकी जो वो फ्रेंड थी पूजा, वो इन्हीं के साथ काम करती थी और वो इनको बहुत भड़काया करती थी। बहुत भड़काती थी कि तुम वेल सेटल्ड हो, तुम इतने पैसे कमा रही हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने सास की बात सुनने की, अपने पति की बात सुनने की। कहा जाए तो एक लड़की जब शादी करके घर आती है तो उसके ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है, जिसे वो निभानी चाहिए और निभानी होती है। क्योंकि शादी के पहले आप अपने मायके में भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अल्हड़ बन के आप पड़े रहते हैं और कोई मतलब ही नहीं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि इंसान को जिम्मेदारी उठाना उसका काम है। और अधिकार की बात तब आती है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। अगर आपने जिम्मेदारी पूरा नहीं की तो आपको कोई हक नहीं है अपने अधिकार की बात करने की। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ये समझ नहीं पाई, क्योंकि इनकी भी एज कम थी। इनकी जो फ्रेंड थी पूजा, वो इनको अच्छा खासा भड़काती थी कि तुम्हें इतनी सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतना कमाती हो, तुम वेल सेटल्ड हो, तुम मत सुना करो। इस तरह की बातें ये भी वहाँ से ऑफिस से अपने लेके घर आती थी, भरी रहती थी ये उन बातों से, और घर में कलह होती थी। फिर घर की कोई भी बातें इनको बुरी लग जाया करती थी। अगर किसी ने कुछ टोक भी दिया तो इनको खराब लग जाता था। और धीरे धीरे करके मामला इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपने पति से बोला कि मुझे सेपरेट रहना है, मुझे सेपरेट होकर रहना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। चीज़ों को सुलझाया जा सकता था, लेकिन कुछ समय का फेर कुछ इनकी बुद्धि पलट गई अपनी संगति की वजह से, और इस तरीके से इन्होंने घर अलग लेने का फैसला कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, तभी कोरोना का समय आ गया। इनकी मदर को कोरोना हो गया। ये अपनी मदर के इलाज के लिए मदर के पास चली गई।
इसी के कुछ दिन बाद इनकी मदर धीरे धीरे करके थोड़ी रिकवर कर भी रही थी, तभी इनकी सास को भी कोरोना हो गया और संजोग ऐसा हो गया कि तभी लॉकडाउन लग गया था। एक शहर से दूसरे शहर आना बिल्कुल नामुमकिन टाइप की चीज़ें हो गई थी, बहुत मुश्किल हो गया था और समय बहुत कम मिला। जब इनकी सास को कोरोना हुआ, समय बहुत कम बचा और इधर इनकी सास की डेथ हो गई। इनकी माँ बच गई, सास की डेथ हो गई। पति ने इन्फॉर्म किया, ये नहीं पहुंच पाई क्योंकि उस तरीके से चीज़ें थी। हालांकि डेथ के बाद ये पहुंची, बट जब सास की तबीयत खराब थी पति ने इन्फॉर्म किया था, लेकिन ये नहीं पहुंच पाई थी लॉकडाउन वगैरह की वजह से। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी उस टाइम पे। जब ये वापस आई, जब इनकी सास की डेथ हो गई तो पति इनसे बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए और आज इस बात को 4 साल हो गए हैं, पति ने इन्हें अपने घर में एंटर नहीं करने दिया है। ये 4 साल से अपने पति से अलग रह रही हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि पति मान जाए, रिश्ता अच्छा हो जाए, रिलेशनशिप इनका अच्छा हो जाए, लेकिन वो दिन है और आज का दिन, आज से मतलब मैं 1 महीने पहले तक की बात बता रही हूँ, पति इनसे बात करना तो दूर, इनका फ़ोन भी नहीं उठाते थे, इनका नाम भी नहीं लेना चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे नाम। बहुत मुश्किल इनके रिलेशनशिप हो गए थे। ये किसी तरीके से मैनेज करके जब अपने घर के अंदर एंटर करती हैं, पहली बार जब इनके पति ने कह दिया था कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, मेरी आंखों के सामने दिन रात मेरी माँ और उनकी मृत्यु घूमती रहती है, मैं तुम्हें इस जीवन में कभी माफ़ नहीं करूँगा। तब उस वक्त स्टार्टिंग की बात है, ये अपने घर में किसी भी तरीके से घुसने की कोशिश की। दोनों पति पत्नी में बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत, पति ने इनके ऊपर बहुत चिल्लाया, बहुत गुस्सा किया, इन्हें इतना डांटा, इतना हड़काया कि उसके बाद इनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उस घर में एंटर करने की। उस घर में इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई। बट ये महिला भी बहुत साहसी है, हिम्मती है। कहीं समय का फेर था और कुछ संगति का बहकावा कि ये बहकावे में आ गई थी, मतलब मैं शुरुआत की बात बता रही हूँ। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अंदर की उम्मीद को ख़त्म नहीं होने दी और ये बिल्कुल डिटरमिन थी कि मुझे एनी हाउ अपने पति को वापस पाना है। इन्होंने पति के सामने ही एक घर रेंट पे ले लिया, उसमें रहने लगी और ताकि अपने पति को भी देख सके, घर परिवार को भी देख सके। ठीक है, घर के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं थी इनकी और पति ने स्ट्रिक्ट कर रखा था, लेकिन इनको लगा कि शायद सामने रहते रहते और बेटी रहेगी तो बेटी को देखते देखते शायद पति का हृदय पिघल जाए। 4 साल हो गए, पति के में कोई बदलाव नहीं आया। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, लगभग 7-8 साल की बेटी इनकी हो गई। अब क्या होता है कि बेटी आमने सामने घर है तो बेटी बीच बीच में फादर के पास चली जाया करती थी। बेटी जाती थी ठीक है, लेकिन अगर बेटी भूले भटके भी माँ का नाम ले ले तो वो डांट दिया करते थे कि खबरदार अपनी माँ का नाम लिया तो। नाम सुनना भी इन्हें पसंद नहीं था। इस बीच इन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की, कई तरह के पूजा पाठ, बहुत तरह की चीज़ें ट्राई की, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। पति की नफरत एज इट इज़ थी, बात करना तो दूर, इनको देखना तक नहीं चाहते थे, इनका फ़ोन उठाना तो दूर, इनको हर जगह से ब्लॉक करके रखा था। बेटी के माध्यम से भी नाम नहीं सुनना चाहते थे। फिर इन महिला ने मुझसे कांटेक्ट किया, ये अपनी हीलिंग कराना चाहती थी, इस रिलेशनशिप को सुधारने की। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और बाद में कुछ और बातों का भी खुलासा हुआ जो कि मैं ओपनली इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहूँगी। इनकी हीलिंग चल रही थी, हीलिंग चलते चलते ही लगभग 50% का इनको आराम मिल गया। हीलिंग अभी चल ही रही है। इनको इनके पति के फोटो पे हीलिंग्स दी जा रही थी जो कि पति को नहीं पता था। तो हीलिंग से ही काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आया, इतना इम्प्रूवमेंट आया कि पति एटलीस्ट इनसे बात करने लगे, थोड़े बहुत बात करने लगे और जो पहले अपनी बेटी के मुंह से भी नाम नहीं सुनना चाहते थे, एटलीस्ट बेटी के मुंह से नाम सुनने लगे। बेटी माँ की कोई बात बताए तो मतलब सुनते थे, वो पेशेंस रखने लगे और भी कुछ चीज़ें हुई। कहीं पे मिलने के लिए भी बुलाया, हालांकि बात पर टर्न होके झगड़े पे ही हुई, बट ये महिला खुश थी कि एटलीस्ट उन्होंने झगड़ा तो किया, एटलीस्ट उन्होंने मिलने के लिए बुलाया तो एटलीस्ट उन्होंने बात तो की, यही बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज 4 सालों में वो ये भी नहीं करते थे। तो इस तरीके से रिलेशनशिप इनके थोड़े से पॉजिटिविटी के आसार दिख रहे हैं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। हीलिंग अभी कंटिन्यू है। इसी बीच ये महिला जानना चाहती थी कि आखिर पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है रिलेशनशिप में। जो रिश्ता इन्होंने 12 साल के बाद टर्न किया था शादी के रूप में, मतलब अगर ये शादी चलो अरेंज मैरिज होती कि पहले से नहीं जानते हैं तो एक बार को ठीक है,
12 साल रिलेशन में रहने के बाद और शादी के मात्र 3-4 सालों के बाद ऐसी हालत हो गई है, रिश्ता इतना बिखर गया है। क्या कारण था इसका, ये जानना चाहती थी और मेरी भी क्यूरियोसिटी थी, मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर इनके पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था। तब इन महिला ने मेरी सलाह पे अपना पीएलआर कराया और पीएलआर का रिजल्ट जान करके मतलब आप भी चौंक जाएंगे। अब मैं पीएलआर की कहानी सुनाती हूँ आपको। ये अपने 2 लाइफ में घूम रही थी। इन्होंने ये बहुत ही क्विकली अपने दोनों लाइफ के बीच में जंप कर पा रही थी। एक बहुत ही रिसेंट थी, मैं बताऊंगी, और एक उसके पहले की लाइफ थी। मैं पहले वाले लाइफ में जाती हूँ। पहले वाले लाइफ में ये देखती हैं कि ये, वैसे तो इन्होंने राज्य का नाम, स्टेट का नाम सब कुछ बताया फ्रेंड्स, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी थोड़े से विवाद होने के चांसेस भी होते हैं। बट इन्होंने मुझे राजा का भी नाम बताया, इन्होंने अपने आप को एक राजा के रूप में देखा था, इन्होंने शहर बताया, राज्य बताया, सब कुछ बताया। लेकिन मैं ओपनली अब इन चीज़ों को नहीं बताना चाहूँगी। अगर आप में से कोई इंटरेस्ट होगा पर्सनल लेवल पे जानने की तो शायद मैं बता दूँ, पब्लिकली मैं नहीं बताऊँगी। ये अपने आप को देखती हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो जा रहे हैं। राजा जो है वो रथ पर बैठे हुए हैं, रथ पे बैठे हुए वो यात्रा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको घेरे हुए रथ के दोनों तरफ हैं। लेकिन उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि राजा को टोक सके। वो राजा से बातें करना चाहते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो राजा से बातें कर पाए और इनकी रथ आगे की ओर जा रही है। और मैंने इनसे पूछा कि पब्लिक क्यों नहीं बातें कर रही है, राजा को तो लोग अपनी प्रॉब्लम बताते ही हैं। तो इनका कहना था कि मैं ना गुस्से में रहता हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मतलब मैं जल्दी से पब्लिक से बातें नहीं करता, मेरा अपना जीने का तरीका है और मतलब प्रजा में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे बोल सके। इस तरीके से उन्होंने बताया। उसके बाद इनका, जब ये अपने राजमहल में आते हैं तो मैं जब इनको कहती हूँ कि राजमहल के अंदर देखिए कौन कौन लोग हैं, क्या क्या है, तो ये बताते हैं कि राजमहल के अंदर एक तो इनकी मेन रानी है और इनकी जो मेन रानी है उनकी हाइट बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है वो और बहुत खूबसूरत है वो मेन रानी। उनका कहना है कि जो मेन रानी है इनका रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ है, मतलब क्योंकि इसके बाद बताती हूँ, इनके राज्य में ना इनको काफ़ी सारी रानियाँ दिखी थी, काफ़ी सारी। तो मैंने कहा कि क्या इतनी सारी रानियाँ आपके साथ हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब मेरी पत्नी के रूप में सिर्फ मेरी रानी ही है जिसका कि नाम मधुमती है। बाकी सारी रानियाँ महल में रहती हैं या तो कहीं से उनको सेव करके लाया गया है, जैसे होता है ना किसी राज्य पे आक्रमण हुआ, राजा ने जीता, फिर वहाँ की राजकुमारी आ गई, ये सब तरह की हैं। और बहुत सारी ना नॉर्मल मतलब लड़कियां भी हैं, किसी ना किसी कारण से इनको राजमहल में रख लिया गया है। और वो जो रानियां हैं ना उनका काम है कि मान लो कोई राजा आए चाहे कोई बड़े लोग आए तो उनकी सेवा के लिए उनको रखा गया है। इनकी अपनी मेन रानी है जो कि बहुत लंबी है, बहुत खूबसूरत है। इनका ये कहना है कि ये मेन रानी जो है ना वो बहुत दुखी है, ये कहते हैं वो बहुत दुखी है, मेरी रानी बहुत दुखी है। मैंने कहा क्यों दुखी है, पता करो, क्या आप उनको कोई कष्ट देते हो? तब इनका कहना है कि नहीं, मैं कोई कष्ट उनको नहीं देता, राज्य में ना मेरे महल में बहुत सारी रानियां हैं और वो जो रानियां हैं ना वो मुझे पाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ समय बिताऊं, लेकिन मैं उनको ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ अपनी रानी के को लेके ही लॉयल हूँ, मैं वफादार हूँ। लेकिन मेरी रानी जो है मधुमती, उनको हमेशा ये डाउट रहता है मुझ पे, वो हमेशा शक करती रहती है। वो कहती है कि जो मधुमती है इनकी मेन रानी, वो दूसरी रानियों को पसंद नहीं करती है, वो नहीं चाहती कि वो रानियां मेरे आसपास भी आए। हालांकि वो रानियां भी पूरा जोर लगाए रहती है कि कैसे भी करके वो मेरे आसपास आए, मेरे पास आने का उनको मौका मिले, मैं उन पे अटेंशन दूँ। तो इसी वजह से ना रानी बहुत दुखी रहती है, वो चाहती है कि वो सारी रानियां महल से चली जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि मेरा किसी रानी के साथ कुछ भी रिलेशनशिप इस तरीके का नहीं है, लेकिन मधुमती को मुझ पे हमेशा शक रहता है, वो मुझे मतलब वो नहीं चाहती कि ये रानियां रहे महल में। अब मैं इनसे पूछती हूँ कि अपनी रानी, फिर मुझे यहाँ लगा कि रानी मधुमती को पहचानो, उनका बहुत अहम रोल दिख रहा है, वो आपकी पत्नी होते हुए भी बहुत नाराज दिख रही है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही है अपनी गृहस्थी से। तब जब वो उसे पहचानते हैं तो ये कहते हैं कि ये मेरे इस जन्म के पति हैं।
यस फ्रेंड्स, जो रानी मधुमती थी वो इनके इस जीवन के पति हैं, जिन्होंने इनको घर से तो ये खुद निकली थी, बट अब उस घर में ये उनको एंटर नहीं करने देते हैं। पिछले 12 साल की शादी, 12 साल का रिलेशनशिप, फिर उनकी शादी, और आज इतने साल हो गए हैं पति से सेपरेट है। पति किसी भी हाल में इनको अपनाने को रेडी नहीं थे, तो ये उनको वही दिखती है। तो इनका कहना है कि वो जो रानी है ना वो बहुत दुखी रहती है, लेकिन मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा जिद्दी हूँ, थोड़ा सा अक्खर हूँ और गुस्से वाला भी हूँ, और मैं किसी की बातें नहीं सुनता। मैं राजा हूँ, मैं क्यों किसी की सुनूं। मैं जो डिसीजन लूँगा खुद का लूँगा। अब अगर मधुमती को वहाँ जैसे नहीं भी पसंद है तो भी मधुमती को रहना तो होगा, क्योंकि मैं राजा हूँ। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो मधुमती थी इनकी पत्नी, इस जीवन में बहुत ही शक में उन्होंने जीवन बिताया, और बीइंग अ पति, जैसे ये पति थे तो इनकी एक तरह से जिम्मेदारी थी कि अगर ये रानियों को वो पसंद नहीं कर रही है, और रानियों के साथ इनका ना तो इन्होंने शादी की है ना इनका कोई रिलेशन है, तो ये अगर चाहते तो रानियों को सेपरेट कर सकते थे कि रानी के साथ इनका रिश्ता अच्छा हो। लेकिन पूरी जिंदगी मधुमती एक अच्छे पति के लिए तरसती रही, क्योंकि पति का उस लेवल का उनको प्यार नहीं मिला। अपनी जिम्मेदारियां तो ये निभाते थे, बट ये बहुत ही घुट घुट के और डर डर के घर में रही। जो एक वैवाहिक जीवन होता है ना, मधुमती को वो नहीं मिला। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि अपनी जो तुम्हारी फ्रेंड है इस जीवन की, आप उनको आइडेंटिफाई करो, वो फ्रेंड कौन है। तो फिर ये पहचानती है कि उन्हीं रानियों में से एक रानी है, वो इस जीवन की जो इनकी फ्रेंड थी, जिन्हें मैं पूजा नाम से बुला रही हूँ, वो पूजा है। और वो बहुत ही ईर्ष्या रखती है, उस जीवन में भी वो बहुत ईर्ष्या रखती थी। वो बहुत चालाक रानी है। इन्होंने कहा है कि वो सबसे ज़्यादा चालाक रानी है। लगभग 8-10 रानियाँ उस महल में थी, और ये जो पूजा है वो उसमें सबसे चालाक रानी है, सबसे चालाक है। वो सारी रानियों को भी भड़काती रहती है, रानियों के बीच में लड़ाई लगवाना और इस तरह के काम वो करती रहती हैं। और वो उनको ये भी भड़काती है कि जैसे राजा उन लोगों पे ध्यान नहीं देता है, तो इसमें भी राजा के खिलाफ उनको भड़काती रहती हैं। और मधुमती जो इनकी पत्नी है वो बहुत दुखी रहती हैं। तो इस तरीके से देखा गया कि इनकी थी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर इन्हें एक सवाल का जवाब मिला कि इनके इस जीवन के पति इनसे दुखी क्यों रहते हैं, क्यों उन्होंने उनको इस जीवन में बिल्कुल अलग करके रखा है। इसका जवाब हालांकि इनके दूसरे लाइफ में भी छिपा है, यहाँ बस एक पार्ट का जवाब मिल रहा है कि चूंकि पूरी जिंदगी वो खुद इनके लिए तरसी हैं, राजा के लिए तरसी हैं। वो उनको ये लगता था कि राजा सिर्फ मेरे नहीं है, क्योंकि हर एक पत्नी पति पे अपना अधिकार समझती है। भले वो माता पिता के साथ अपने पति को देख सकती हैं, लेकिन कोई दूसरी रानी पति के इर्द गिर्द मंडराए, वो उसे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यहाँ तो रानियाँ खुलेआम इनको चाहती थी कि उनके पास आए, उनके आगे पीछे घूमना, ये सारी चीज़ें वो लोग किया करती थी। तो इस वजह से मधुमती ने एक दबी हुई लाइफ जी थी। उनके अंदर बहुत सारी बातों का गुस्सा या दर्द उनके अंदर छुपा हुआ था। इस बात का भी दुख था कि राजा कभी उनकी बात क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं वो उन रानियों को अलग करते। तो ये तो यहाँ पे इनके इस जीवन के पति की कहानी हुई, क्योंकि मधुमती ही इनके इस जीवन के पति हैं। उसके बाद मैंने कहा कि अपनी सास को आइडेंटिफाई करो, आपकी सास कौन है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे निकला, क्योंकि हम अपने नौकरों के साथ अक्सर बुरा व्यवहार कर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करो क्योंकि वो बने ही इसीलिए हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो नौकर भी एक आत्मा है, और एक आत्मा किस रूप में जन्म ले सकती है और किस रूप में आपकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल सकती है, ये आप समझ भी नहीं सकते। वो देखते हैं कि कोई एक नौकर है जो कि बहुत ही लोअर कैटेगरी के हैं, उनका महल में झाड़ू पोछा करना ये सब काम है, छोटे मोटे काम करते हैं, और वो इस बात से बहुत दुखी रहते हैं कि उनको कभी ऊपर की तरफ बढ़ने नहीं दिया गया। मतलब कि उनको उनके जीवन में कभी प्रमोशन नहीं मिला। वो साफ सफाई करते थे, पूरी जिंदगी वो वही करते रह गए। और नौकर जो है ना वो बहुत महत्वाकांक्षी था। मतलब ठीक है, काम वो झाड़ू पोछा का करता था, महल की साफ सफाई का करता था, लेकिन उसके सपने बहुत थे। वो बहुत कुछ जीवन में पाना चाहता था। एक होता है कि चलो इंसान उसको झाड़ू पोछा कर रहा है, वो उसी में मस्त है, उसी में खुश है, तो चलो ठीक है। लेकिन ये जो इनके नौकर थे,
ये बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो बहुत कुछ करना चाहते थे लाइफ में, लेकिन उनको जीवन में कभी प्रमोशन नहीं मिला। और इस बात पर ना वो हमेशा गुस्से रहते थे, दुखी रहते थे कि मुझे कभी प्रमोट नहीं किया गया। इस बात का दुख नौकर को अग्रेशन कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, हमेशा रहता था और वो राजा पर भी गुस्साया रहता था। उसका मेन काम राजा के ही जो महल थे उसकी साफ सफाई का था। यहाँ पर इन्होंने अपनी इस लाइफ में इनको अपनी ननद से भी बहुत परेशानी हुई थी और इनकी जो ननद है कोरोना में वो भी खत्म हो गई थी। तो ननद को ये अपने मेन सैनिक के रूप में देखती हैं। ये देखती हैं कि मेरा जो महल है उसके मेन सैनिक जो है वो इनकी ननद है, वो मेल रूप में है, पुरुष है और मेन वो वहाँ के सैनिक है। और इनका कहना है, ये बताती हैं कि जब इनको देखने के लिए कहा गया कि ननद और सास दोनों को आइडेंटिफाई करो, तो ये कहती हैं कि जो मेरी ननद है वो मेल सैनिक है और वो भी नौकर को भड़काती रहती हैं, क्योंकि खुद तो वो अच्छी पोजीशन पे है, राजा के दरबार में राजा के महल की सैनिक है, वो राजा के शयन कक्ष के बाहर की सैनिक है। तो कहीं ना कहीं उनका पोजीशन अच्छा है, ठीक है। और जो इनकी सास है वो काफ़ी लोअर पोजीशन पे है, तो एक तरीके से वो उनको भड़काती भी रहती है कि वो जीवन में हमेशा यही काम करता रह गया। इस तरह की चीज़ें उनकी थी, तो वो देखती हैं। और वैसे तो कहानी में एक और टर्न भी है, लेकिन अगर मैं इस टर्न को बताती हूँ तो इसके लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन चलो मैं शॉर्ट में बताती हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कहूँगी। कि इस लाइफ में, ये जो लाइफ है इनमें इनको एक लड़की पे भी शक है और उनका ये शक है कि उस लड़की के साथ इनके हस्बैंड के रिलेशनशिप है। इनका कहना है कि 4 साल से मैं अपने पति से अलग हूँ और मुझे उन्होंने एक लड़की का नाम बताया कि वो लड़की पे इनको 100% शक है कि कहीं ना कहीं इसके पति अब उस लड़की के चंगुल में आ चुके हैं, क्योंकि लड़की का पूरा परिवार इनके पति पर बहुत मेहरबान रहता है, पति के बहुत ध्यान रखता है, खाना पीना पहुँचाता रहता है, बहुत कुछ करता रहता है इनके परिवार के लिए। तो उनको उस लड़की पे शक था, आज के डेट पे शक है। तो उस लड़की को भी ये अपने महल में देखती हैं, जैसे 8-10 रानियां इन्होंने देखी थी, उसी में से एक रानी वो लड़की भी है जो हर वक्त राजा के करीब आना चाहती है, लेकिन राजा उनको अपने करीब नहीं आने देते हैं। राजा का मेन अपनी रानी को, भले ही वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिद्दी थे, इररिस्पॉन्सिबल थे, जैसे भी थे, बट रानी के मामला में वो ठीक थे। तो वो वही है। और इनका कहना है कि वो जो लड़की है, जो अभी जिस तरीके से पिछले जन्म में वो लड़की राजा के पास आने के लिए तरसती थी, लेकिन मेन रानी भी बहुत एक्टिव रहती थी, वो किसी को आने नहीं देती थी, वो शक भी करती थी और राजा भी मतलब नहीं आने देते थे। तो इस जीवन में उनकी जो इच्छा है इस जीवन में शायद इस तरीके से पूरी हो रही है, क्योंकि उनको पूरा शक है कि उस लड़की के साथ इनके लड़के का, इनके हस्बैंड का कुछ तो है। तो वो उसी तरीके से देखती है कि पिछले जीवन में जिन जिन रानियों को इन्होंने स्ट्रिक्ट कर रखा था, ये अपने पति के करीब नहीं जाने देती थी और वो रानियां इनके पति को पाने के लिए परेशान रहती थी, आज वही लोग इनके जीवन में जहर घोल रहे हैं। जो नौकर इनके घर की साफ सफाई किया रहता था, वही नौकर इनकी सास बन के इस जीवन में जहर घोल रहा है। जो सैनिक इनके महल की रखवाली किया करता था, वो इनकी ननद बन के इनके जीवन को मुश्किल करके रखा था। हालांकि सास ननद दोनों ही कोरोना में खत्म हो गए, बट जो भी उन्होंने किया उसका फल ही आज तक भुगत रही हैं। तो इस तरीके से इन्होंने देखा। फिर जब इनको कहा गया कि आप इस जीवन की जो आपकी बेटी है उसको पहचानिए, वो कौन है, बेटी कौन है आपकी, क्योंकि बेटी के लिए इनके पति को भी अफेक्शन है और इनको भी है, लेकिन कई सारे रिश्ते होते हैं जो बच्चों की वजह से बन जाया करते हैं, लेकिन इनके नहीं बन रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि इनकी जो बेटी है ना, वो भी उन्हीं रानियों में एक रानी है, लेकिन वो बहुत छोटी है, उसकी उम्र बहुत कम है। तो उसको ना रानियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उसको बेटी की तरह ट्रीट किया जाता है। मेन रानी भी उनसे बहुत प्यार करने लग गई है और राजा भी उनको बहुत प्यार करते हैं। कहने को तो वो रानियों के बीच है, रानी है, मतलब रानी का मतलब कि जो राजकुमारियों की तरह आप कह लो कि सजी समरी जो राजमहल में रहती थी उस तरह की है रानी का, मेरा यहाँ ये मतलब है। मेन रानी यहाँ पर बस एक थी। तो ये जो बेटी है ये भी, लेकिन इनको ना ये लोग बिल्कुल बेटी की तरह ही प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम है, बेटी की उम्र बहुत कम है और उसके माँ बाप नहीं रहे, तो ये लोग उसको एज ए बेटी ही प्यार करते हैं। वो बहुत छोटी है, उन रानियों में भी सबसे छोटी है और वैसे भी वो सबसे छोटी है, तो उनको एज ए बेटी ही ये लोग प्यार करते थे और वो काफ़ी ब्रेव थी वो। तो वहाँ पे ये देखते हैं और इस जन्म में वो इनकी बेटी बन के ही जन्म ली है, जिस रिश्ते को वो लोग मानते थे वही रिश्ते में वो इस बार उसने जन्म लिया है। तो ये तो उनके उस राज्य के थे। अब मैंने इनको जब कहा कि आप देखो कि आपकी मृत्यु कैसे हुई,
तब ये कहते हैं कि मुझे जहर दिया गया था। इन राजा को उस समय इनकी उम्र 50 साल के लगभग थी और इनको जहर दे के मारा गया था। जहर जिसने भी दिलवाया था, लेकिन जो दिलवाया गया था वो हाथ उस नौकर का ही था जो इनके घर के सफाई का काम करता था। उसी ने मौका देख करके राजा के खाने में जहर मिला दिया था और जिसकी वजह से ये मारे गए थे, राजा की मृत्यु हो गई थी। बाद में हालांकि वो नौकर पकड़ा गया था, वो बाद की बात इन्होंने बताई कि हाँ वो पकड़ा गया है, लेकिन उस वक्त राजा की मृत्यु हो गई। राजा के बाद राज्य किसने संभाला, मैंने ये क्वेश्चन किया तो इन्होंने कहा कि छोटी रानी ने ही, जो छोटी बच्ची मैंने बताया था जिसकी उम्र उस समय कम थी, उसने ही संभाला और मेन रानी ने उसको बहुत सपोर्ट किया। इन दोनों ने मिल करके किया, फिर बाद में आगे उसको अपना उत्तराधिकारी मिला। फिर इनसे कहा कि आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपको स्किन के प्रॉब्लम क्यों हुए। तब इनका कहना था कि मैं राजा था, मैं तो बहुत साफ सफाई में रहता था, लेकिन मेरे महल के बहुत लोगों को साफ सफाई नहीं मिल पाती थी। मेरे राज्य में भी बहुत से लोगों को गंदगी में रहनी पड़ती थी और मैंने कभी इसका निराकरण नहीं किया। मेरे पास समस्याएं आई लेकिन मैंने कभी सॉल्व नहीं किया। उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो जो परेशानियां आई आज वो मेरे शरीर में मुझे स्किन की प्रॉब्लम के रूप में मुझे मिल रही है। क्योंकि मेरी वजह से उन्होंने कष्ट बिताया था, तो आज मैं स्किन प्रॉब्लम लेकर के उन सारी चीज़ों का भुगतान कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अपने ये नेपाल वाली एक स्टोरी पे ये आती हैं। अपना जो मैंने कहा कि ये 2 इवेंट लगातार देख रही थी, जो 2 जन के बीच में ये जंप कर जाया करती थी। एक लाइफ इन्होंने देखा कि ये वो समय इन्होंने नेपाल में देखा। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये नेपाल में अपने आप को देखती हैं और इनका कहना है कि मैं बगीचे में हूँ, ये बगीचे में है और सामने इनको बगीचे में ही एक घर दिख रहा है। इनको जब मैं घर के अंदर जाने कहती हूँ तो ये देखती हैं कि वो घर इनको ऐसा लग रहा है कि किसी पुलिस का है। और ये बहुत ही रिसेंट स्टोरी इन्होंने देखी। ये जो स्टोरी इन्होंने देखी थी ये बहुत ही रिसेंट स्टोरी थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़्यादा समय इस बात को नहीं बीता है, 1900 कुछ की ही स्टोरी इनको दिख रही थी। तो अब इनका कहना है कि मैं नेपाल में हूँ और इनका कहना था कि वो जो घर इनको दिखता है वो घर में इनको एक बड़ा सा फोटो दिख रहा है, बहुत बड़ा फोटो दिख रहा है जो किसी पुलिस वाले का फोटो इनको लग रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि आप पहचानो वो कौन है, क्या वो आप हैं? तो ये कहती कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, लेकिन वो जो आदमी है ना वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब फ्रेंड यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैंने कहा प्यार करता है तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? तो ये कहती है क्योंकि हमारे उम्र में बहुत गैप है, मैं बहुत छोटे उम्र की हूँ और वो मुझसे बहुत बड़े हैं। अब यहाँ पर देखना कि इनकी लाइफ का ट्विस्ट किस तरीके से यहाँ पर आता है। ये कहती है कि ये फिर अपने आप को बगीचे में देखती है और पत्तियां तोड़ती हुई देखती है ये अपने आप को कि ये पत्तियां तोड़ रही हैं। अब इनका कहना है कि वो जो इंसान है वो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो मेरे साथ रहना चाहता था, मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे तो मैंने उनको मना कर दिया। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। अगेन वो जो पुलिस है इनको ये अपने इस जीवन के पति के रूप में ही आइडेंटिफाई करती है कि वो इस जीवन के पति हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपका, इन्होंने कहा कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं उसी घर में रहती हूँ, वहीं का काम करती हूँ और ये मुझसे शादी करना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि उम्र में बड़े थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि आप अकेली थी, आपका कोई नहीं था, तो आपको ये बुद्धि कहाँ से आई, कैसे आपने ये चीज़ किया? तो इनका कहना था कि मेरी 3-4 सहेलियाँ थीं। अगेन फ्रेंड यहाँ पे, और मेरी 3-4 सहेलियाँ थी और वो मुझे भड़काती थी कि अरे वो उम्र में बहुत बड़ा है, उससे तुम क्यों शादी करोगी, ये वो करके उन्होंने इनकी बुद्धि को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था। तो इन्होंने शादी करने से मना कर दिया। मैंने कहा पहचानिए फ्रेंड्स को कौन है, क्योंकि मुझे कुछ डाउट यहाँ पर हुआ और उन्होंने वाकई में बताया कि ये डाउट बिल्कुल सही है। मैंने बस इतना कहा कि पहचानिए उन फ्रेंड में, इस जीवन की कोई फ्रेंड है आपकी? तब वो पहचानती है, वही पूजा जो इस जीवन में जिन्होंने इनका घर तोड़ा था, वही लड़की इस जीवन में उनके उस जीवन में भी फ्रेंड बन के थी, रानियों वाले जीवन में भी थी और हर बार ये इनके घर को कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ही डसने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि हाँ पूजा है और पूजा जो है वो इनको सारी लड़कियां भड़काती है, बट मेनली वो पूजा ही भड़का रही है कि वो उम्र में तुमसे बहुत बड़ा है, उससे क्या शादी करोगी। तो इन्होंने उस आदमी को मना कर दिया है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करते हैं तो उनका दिल टूट गया है।
यहाँ पर अगर इन्होंने शादी से मना किया तो कोई ऐसी बात नहीं थी, अगर हमें कोई रिश्ता पसंद नहीं है तो हम मना कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बिल्कुल नहीं, किसी को प्यार में कोई पागल हो जाए कि आपको देख करके अट्रैक्ट हो जाए और आप भी थोड़ा बहुत उसके लिए आपकी फीलिंग्स हो, लेकिन फिर आपने पीछे हट जाओ ये बोल के कि उम्र में बड़े हो, तो यहाँ पर एक तरीके से धोखे वाली बात आती है या कष्ट देने वाली बात आती है। तो वो चीज़ें हुई थी। इनका कहना था कि वो मुझे छोड़ के चले गए। वो जो आदमी थे उस बात से इतने आहत हुए, वो इतने इमोशनल थे, इतने आहत हुए कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो जगह छोड़ के चले गए और वो घर में मैं रहने लगी। मैं उसी घर में रहती थी। इनका कहना था कि मैंने पूरे जीवन उस घर में उनका इंतजार किया। वो कहाँ चले गए इन्हें नहीं पता, क्योंकि वो टाइम पे टेक्नोलॉजी आज की तरह थी नहीं कि हमने व्हाट्सअप कर दिया, हमने फेसबुक पे देख लिया, कुछ भी कर दिया। तो इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ गए, हालांकि वो हमेशा इनके लिए पैसे भेजते रहते थे। इनका खर्च चल सके इसके लिए वो पैसे भेजते रहते थे। पूरी ज़िंदगी ये पैसे रिसीव करती रही। और लेकिन ये भी इनका कहना था कि उनके जाने के बाद मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, मैं उनको बहुत ढूंढती हूँ, मुझे लगता है वो कहीं से आ जाए, वो बहुत इंतज़ार करती हैं उनका। तो इस तरीके से उनकी लाइफ वहाँ भी बीती। फिर जैसा मैंने बताया कि इस पूरी लाइफ इंतज़ार ही करती रही, इन्होंने वहाँ पे शादी नहीं की। इनका कहना था कि वो जीवन उन्होंने वैसे ही बिताई इंतज़ार करके, और लास्ट में बुढ़ापे में ही इनकी मृत्यु हुई। अपनी मृत्यु के टाइम पर भी इनकी एज इन्होंने देखी कि ये बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी होके ही ये मरी है। तो इस तरीके से ये देखती है, लगभग 60 साल 70 साल की उम्र इन्होंने बताई कि जब इनके डेथ के टाइम पे इनका था। अब यहाँ पर जब देखा गया, इसका एनालिसिस कीजिए आप, तो ये देखा गया कि पहले वाली लाइफ में ये अपने पति के प्यार के लिए तरसी, रानी होकर के भी, रानी क्या ये महारानी थी, फिर भी ये तरसती रही। पिछले जीवन में नेपाल वाली लाइफ में इन्होंने कुछ हद तक उस बात का बदला लिया, जिस तरीके से इनके पति ने इनको तरपाया था, जानबूझ के तो खैर नहीं किया था, बट वो रानियों के लिए जिस तरीके से इनकी लाइफ में हमेशा एक लगता था इनको कि वो अधूरापन लगता था, नेपाल वाली लाइफ में कहीं ना कहीं इन्होंने भी पति को मना करके पति को वो सदमा दिया, वो अकेलापन दिया। और इस लाइफ में अगेन ये चीज़ फॉलो हो रही है। मतलब कि इन दोनों के सोल में ये कन्फ्लिक्ट्स कई सालों से चल रहे हैं, वर्षों से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। अगर इनके इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कराया गया तो ये जीवन क्या, अगले जीवन भी इनका ये कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। आएंगे ये एक दूसरे के ही लाइफ में, क्योंकि ये सोल एक दूसरे से अटैच्ड है ना, लेकिन फिर मिल करके ये बिछड़ेंगे, क्योंकि इनके हर लाइफ का रिकॉर्ड यही रहा है, या तो साथ रहते हुए भी ये बिछड़े हुए टाइप के ही रहे, एक दूसरे के लिए तड़पने वाला ही रहा, या फिर अलग ही हो गए। 2 जीवन तो ये अलग ही हो गए, पिछले वाला लाइफ और ये लाइफ। तो इस तरीके से इनके सोल को, अगर इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कराया गया तो ये हर जीवन में इनकी यही टकराव बनी रहेगी। इस जीवन में इनको इनके पति के से माफ़ी मंगाई गई, क्योंकि नेपाल वाली लाइफ में जो वो बूढ़े इंसान पुलिस थे वो इनके पति ही थे। इन्होंने अपने पति को ही देखा था, जो कि छोड़ के फिर इनको चले गए थे, क्योंकि इन्होंने शादी से मना कर दिया था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पति के लाइफ में जो ईगो है, जो जिद है, जो गुस्सा है, वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी सदियों पुराना है। वो राजा महाराजा के टाइम से ही वो ईगो, वो जिद और वो गुस्सा कैरी करते चले आ रहे हैं, वो उनके नेचर में आज भी है। फिर इनका जो इनके हस्बैंड के साथ इनकी एनर्जी को सेटल कराया गया, वहाँ पे समय दिया गया, एनर्जी हीलिंग दी गई, एनर्जी को हील किया गया, इनका इनके पति के साथ सेटलमेंट कराया गया। और उसके बाद जब इनको इनके पति के साथ इनकी एनर्जी को हील की गई, फिर मैंने इनसे पूछा कि पूछो अपने पति से कब तुम्हें इस लाइफ में लेने आ रहे हैं, तुम इस जीवन में इस नाम से उनकी पत्नी हो, वो कब तुम्हें लेने आ रहे हैं, कब वो तुम्हें लेके अपने घर चले जाएंगे। तो पति ने जवाब दिया कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी लेवल पे जब चीज़ें सॉल्व की गई तो हस्बैंड इस जीवन में बिल्कुल जिद लेके बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, तुम्हारे कारण मेरी माँ मरी है। पति का ये मानना है कि तुम वहाँ नहीं थी, मेरी माँ को कोई केयर नहीं मिला, इसीलिए उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने अब इस बात को कहा कि मैं शीघ्र ही तुम्हें लेके आऊँगा। एनर्जी लेवल पे उन्होंने ये बातें की, दोनों की एनर्जी को सेटल कराया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम एनर्जी लेवल पर चीज़ों को सेटल नहीं करेंगे तो ये जन्म जन्मांतर तक ये चीज़ें पता नहीं कब तक चलती रहेगी, ये मिलना बिछड़ना चलता रहता है। इनका PLR बहुत अच्छा जा रहा था, ये बहुत ही अच्छे से सब कुछ देख पा रही थी। फिर जब इनको इनके गाइडिंग एंजल से मिलाया गया तो ये भगवान शिव को अपने गाइडिंग एंजल के रूप में देखती हैं।
उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, काफ़ी सारे सवालों का जवाब भी वो पाती हैं। फिर मेरे मन में अचानक से एक सवाल आया, क्योंकि महादेव की कृपा से ही मैं ये सारे काम कर रही हूँ, और मेरी एक क्लाइंट ने मुझे महादेव के साथ महादेव की पूजा करते हुए देखा भी था। वो वीडियो भी इस पर अवेलेबल है, जहाँ पे उन्होंने मेरी पूरी पास्ट लाइफ देखी थी। तो मैं बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि आप एक बार देखो कि महादेव से ये पूछो कि उन्होंने इतने सारे हीलर के बीच में नम्रता श्रीवास्तव को ही क्यों आपके लिए चुना। तो जब ये महादेव से पूछती हैं तो महादेव ये बताते हैं कि मैं इनके किसी जन्म में इनके साथ थी। वो जो राजा वाली लाइफ इन्होंने देखी थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे यानी कि नम्रता श्रीवास्तव देखा था। मेरा नाम वहाँ पे अर्जुन था उस लाइफ में, और उन्होंने कहा कि मैं एज अ गुरु भी कह लो या जो भी कह लो, ये राजा जो है ना, मैं इन्हें अगर कोई सलाह देती थी तो ये मेरी बात मानते थे। और मैं भी शिव जी की भक्त थी और ये भी शिव जी के भक्त हैं, और हम लोग कई सालों से ये भक्ति करते आ रहे हैं। फिर मैंने इनसे कहा कि उस शिव जी से ये पूछा कि उन्होंने आपको मेरे पास क्यों भेजा। तब ये कहती हैं कि क्योंकि किसी जन्म में आपने शिव जी की बहुत पूजा की थी, बहुत पूजा अर्चना की थी और काफ़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। जैसे ही उन्होंने ये बात बोला तो मुझे अपनी एक और क्लाइंट की बात याद आ गई, जब उन्होंने भी मुझे शिव जी की पूजा करते हुए और ऋषि कश्यप के आश्रम में देखा था, और ये पाया था कि मैं उस वक्त काफ़ी शक्तिशाली थी, काफ़ी सारी सिद्धियां मेरे पास थी। मुझे जैसे ही इन्होंने कहा कि आपने शिव जी की बहुत पूजा की थी और शिव जी की आप पे विशेष कृपा थी, तो मुझे वो वाली क्लाइंट की बात याद आ गई, और मैंने उनसे कहा कि पूछो क्या ये मेरे विशाला वाले लाइफ की बात कर रहे हैं। तब इन्होंने शिव जी से पूछा और शिव जी ने कहा कि हाँ, ये विशाला वाले लाइफ की ही बात हो रही है। और शिव जी ने उन्हें मेरे पास सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि वो भी शिव जी की पूजा करती थी और मैं भी शिव जी की भक्त थी, और इस जीवन में भी मैं महादेव का नाम लेके ही सारे हीलिंग्स और सब कुछ करती हूँ। इस वजह से चूंकि हम दोनों ही शिव जी के बच्चे हैं, तो शिव जी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम आत्माएं भी एक दूसरे से जुड़ी हैं। आज कोई अगर मेरे क्लाइंट बन के आ रहे हैं और मुझसे हीलिंग ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं। हमारी आत्माएं कई बार मिल चुकी हैं, और जो कुछ भी हीलिंग्स जा रही है, PLR हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो महादेव के आशीर्वाद से और उनके गाइडेंस में ही हो रहा है। फ्रेंड्स, ये वाले PLR बहुत ज़बरदस्त PLR रही थी, बहुत ज़बरदस्त। ये PLR का सेशन बहुत लंबा भी चला था, 3-3.5 घंटे का। तो सिर्फ ये मतलब अपने लाइफ को ही देख पा रही थी, उसके बाद से और भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये PLR से ये तो पता चल गया कि अगर एनर्जी को सेटल नहीं की जाए तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलती हैं। जैसे कि इनकी किसी जन्म की कुछ तो कहानी रही है, जो कि कई जन्मों से ये मिलते हैं पति पत्नी के रूप में या पति पत्नी की तरह, लेकिन ये फिर अलग हो जाते हैं और फिर बहुत कष्ट उठाते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत तड़पते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनकी एनर्जी को सेटल कराई गई, इनके पति ने प्रॉमिस किया कि वो बहुत जल्दी इस जीवन में उनको लेने आ रहे हैं और वो लोग साथ रहेंगे। उम्मीद है बहुत ही जल्दी इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये पति पत्नी का पुनर्मिलन होगा और हमेशा हमेशा के लिए होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।